हेलो एवरीवन, वंस अगेन इतिहास करियर इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल। आज से हम शुरू करने वाले हैं बच्चों 10th क्लास के स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स के लिए सीरीज ऑफ वीडियोस, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के वेरी 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 मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने ये क्वेश्चंस अगर कर लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्त है आपको अपना 100% देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का एक्सप्लेनेशंस भी दे रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस में अपनी लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको एक नॉमिनल चार्जेस लगेगा केवल 99 रुपीज़ का। वो चार्जेस नोट्स के लिए नहीं है, बल्कि वो चार्जेस इसलिए है कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम तक में अगर कुछ भी डाउट्स अगर आते हैं किसी भी टॉपिक्स किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वो सीधा सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो डाउट का क्लियरली एक्सप्लेनेशंस पहुंचाएंगे, आपको वो चीज़ समझा दी जाएगी। तो चलें ज़्यादा देर न करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। 10th साइन नोट्स में हम फर्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है क्लास 10th साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मेरे पहले के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। मैंने बेसिक से शुरू किया है जिसमें मैंने पीरियडिक टेबल लेकर आया हूँ, मोल कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूँ। आपको वो चीज़ें आना जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग्स या फिर केमिकल के अदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह को अगर समझना है तो हमें प्रेडिक्टेबल एटलीस्ट हमको आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे किसे बोल रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमको आना चाहिए। तो इनके भी वीडियोस के लिंक मैंने डाल दिए, अगर आपको वो डाउट्स हैं तो आप वो वीडियोस को जरूर देख लें। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमारे लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स और राइट लेफ्ट साइड पर हमारे लिए रिएक्टेंट्स हो गए, राइट साइड में हमारे लिए आ जाते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। तो हमेशा याद रखना, पहले भी मैं बता चुका हूं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दो तरह की चीजें हैं हमारे लिए। अब आप देखेंगे कि इधर हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कन्वर्टिंग इनटू द हाइड्रोजन क्लोराइड। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन से आपको पता होना कि हाइड्रोजन इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल। हाइड्रोजन सबसे पहला पीरियडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट ही हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए कैपिटल एच लिख दिया, प्लस क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्या कर दिया हमने, यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक सिंबल लिख दिया। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस हमेशा डायटोमिक फॉर्म में लिखी जाती है, न कि मोनोएटॉमिक फॉर्म में लिखी जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि गैसेस डायटोमिक डायटोमिक मतलब हम यूं कह सकते हैं काइंड ऑफ दी मॉलिक्यूल फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। गैसेस हम हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में या उसको डायटोमिक फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। तो अब हाइड्रोजन हमारे लिए सिंगल हाइड्रोजन न लिखते हो हम H2 लिखते हैं, प्लस क्लोरीन इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए गैस, तो हम इसे भी क्या करेंगे यहाँ पर Cl2 लिखेंगे। देन कन्वर्टिंग इनटू द हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड तो आप देखें कि हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए HCl होता है। वही 9 का कॉन्सेप्ट से मैं पहले समझा चुका हूँ। कैसे बैलेंस करेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्जेस है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्जेस है, मतलब हाइड्रोजन के लिए 1 क्लोरीन के लिए भी 1। देन क्रॉस कर दिया हमने कि हाइड्रोजन को हम 1 टाइम लेंगे, इवन सेम कंडीशन हमारे लिए क्लोरीन की आ रही है तो क्लोरीन भी हमारे लिए 1 ही रहेगा। दिस इज हाउ, अगर हम दोनों के लिए अगर बात कर दें तो दोनों के चार्जेस +1 और -1 हमेशा बैलेंसिंग कंडीशन में क्या शो करेंगे, 0 शो करेंगे। आप देखें +1 एंड -1 इज इक्वल टू 0, तो ये बैलेंस हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन ले रखे हैं और 2 क्लोरीन ले रखे हैं, दो एटम्स हैं, तो पूरा मॉलिक्यूल्स में भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, 2HCl लिखेंगे वहां पर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। दूसरा दे रखा है यहाँ पर कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप देखें बेरियम क्लोराइड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बेरियम क्लोराइड में, इसको और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर बेरियम क्लोराइड
दिखा रहा है BaCl2 बेरियम हो गया, देन क्लोरीन हो गया। आपको ये बैलेंसिंग आना चाहिए। पहले तो हमें नॉर्मल बैलेंसिंग आना चाहिए, कैसे कि बेरियम के ऊपर कितने चार्जेस होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है। तो बेरियम के लिए हमने 2 लिखा, क्लोरीन के लिए 1 लिखा। देन क्रॉस करना है कि बेरियम को हम लेंगे 1 टाइम और क्लोरीन को लेंगे हम कितने टाइम, 2 टाइम्स। तो आप देखें यहाँ पर हमने लिखा है ऐसा, बेरियम को लिया 1 टाइम, क्लोरीन को लिया हमने कितना, 2 टाइम्स। तो इस तरीके से दोनों को प्लस करने पर हमने बोला उसको BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग कंडीशंस होगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट का भी आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, Al2SO4 निकल कर आ जाएगा होल थ्राइस के फॉर्म में। क्योंकि हमें पता होना चाहिए सल्फेट पर 2 चार्जेस होते हैं नेगेटिव और एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो सल्फेट और एल्यूमिनियम को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, Al2SO4 करेंगे। देन कन्वर्टिंग इनटू द बेरियम सल्फेट, तो आप देखें कि बेरियम हमारे पास में रिएक्टेंट्स में कितने थे, तो 3, यहाँ पर भी हमने 3 ले रखे। सल्फेट होल साइज दे रखा है तो देखो ये 3 हमारे लिए मॉलिक्यूलर नंबर है, तो ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए काम करेगा, बेरियम के लिए भी एज वेल एज द सल्फेट के लिए भी। तो ये 3 बेरियम सल्फेट हो गए। प्लस एल्यूमिनियम कितने दिख रहे हैं हमारे पास में, यहाँ पर 2 एटम्स दिख रहे हैं। क्लोरीन कितने हैं, तो देखो क्लोरीन आगे 3 मॉलिक्यूल नंबर और इधर क्लोरीन के पास में 2 दे रखा, तो 3 2 6 है। तो हमने इस तरीके से बैलेंस कर दिया क्लोरीन को भी कि 3 और ये 2 में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 6 इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलें। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हैं तो ही हम कुछ अच्छा उम्मीद रख सकते हैं मार्क्स के लिए। तो आप देखें यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए अभी अपन बात करते हैं। इस तरीके से हमने लिख रखा है कि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है ये एक्चुअल में हमारा मॉलिक्यूलर नंबर होता है, जो उस पूरे मॉलिक्यूल के सारे ही एटम के लिए इक्वल होता है। इसको हम यूं समझ सकते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स में हम क्या करते हैं कि मैथ्स में अगर कोई सी वैल्यूज दे रखी है, हमें इन ब्रैकेट कोई सी वैल्यू है और सपोज उस वैल्यू के बाहर क्या होता है, कोई सी डिजिट्स हमको दे रखी है, कोई सा इंटीजर्स हमको दे रखा है, हम क्या करते हैं कि उसको उस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। उसको उस पूरे ब्रैकेट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 5 इंटू 2 करेंगे 10 प्लस 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर चलें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में आपको देखें कि एक तो एल्यूमिनियम है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। तो ये आगे जो 2 लिखा हुआ है ये पूरा मॉलिक्यूल के लिए लिखा हुआ है, इसको हम मॉलिक्यूलर नंबर बोल रहे हैं। तो ये 2 हमारे लिए एल्यूमिनियम के लिए भी आएगा एज वेल एज क्लोरीन के लिए भी आएगा। तो आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम हमारे पास में 2 है, ओके, क्लोरीन हमारे पास में कितने, यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए समझ में आना चाहिए कि एल्यूमिनियम हमारे पास में 2 एटम्स ले रखे हैं और क्लोरीन के हमने 6 एटम्स ले रखे हैं। अब यहाँ पर आप इक्वेशंस में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेरियम क्लोराइड के बाद में यहाँ देखें एल्यूमिनियम कितने हैं, बोले 2 है, ठीक है, और क्लोरीन कितने हो गए, तो 3 2 6 है। तो आप यहाँ पर भी देख लें कि एल्यूमिनियम 2 है हमारे पास में और क्लोरीन हमारे लिए कितने हो गए, यहाँ पर 3 2 6 है। दिस इज हाउ हम कह रहे हैं कि बैलेंसिंग कंप्लीट है। हमेशा याद रखना कि बैलेंस करने में उनके ऊपर के जो चार्जेस हैं वो हमेशा शुड बी इक्वल टू द जीरो। जीरो आएगा तो वो बैलेंस कंडीशंस में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि सोडियम प्लस वाटर कन्वर्टिंग इनटू द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर देखें सोडियम हमने लिया क्या, Na, वाटर के लिए हमने ले रखा है क्या, H2O। अब आपको यहाँ ये समझ में आना चाहिए कि सोडियम के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो +1 होते हैं, हाइड्रोक्साइड पर भी चार्जेस जो होते हैं वो -1 होते हैं, दोनों ही 1 1 है। मतलब दोनों को 1 1 टाइम ले लेंगे हम लोग तो हमारे लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, NaOH का फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो इसको मैं आपको एक और इस तरीके से समझाता हूँ कि हम बच्चों को डाउट ये रहता है कि किस तरीके से ये सोडियम को हमने 2 क्यों लिया सर। उसका कारण है कि हमें बैलेंसिंग करना है। तो आप देखें वाटर मॉलिक्यूल में जब भी अगर हम देखते हैं तो H2O, ठीक है, मैं H2O को कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ HOH। तो आप देखो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे लिए यहाँ निकल गया, तो बचेगा कितना, एक ही हाइड्रोजन बचेगा। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, क्या बोल रखा है, सोडियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया, ठीक है, हमने एक एटम सोडियम का लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया।
अब हाइड्रोजन रिलीज करना, तो मैंने अभी आपको रिसेंटली आई हैव सेड ऑलरेडी कि हाइड्रोजन कोई भी गैस की बात करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, डायटोमिक फॉर्म में ही लिखा जाएगा, मोनोएटॉमिक फॉर्म में लिखा नहीं जाता है। तो अब ये दो हाइड्रोजन्स को हमें मेंटेन करना है, इसलिए हम वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो हमें सोडियम को भी यहाँ पर डबल करके लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर हमारे लिए ये बैलेंस कंडीशंस में आ जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये सॉरी, बैलेंस करते हमें आना चाहिए। ठीक है, और अगर इसमें भी अगर हमें कोई डाउट है तो सीधा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को हम तक पहुंचा सकते हैं, हम उसका एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाएंगे और इजी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हम आयरन नेल, एक लोहे की कील को हम डुबा रहे हैं, तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कितनी बार क्वेश्चंस को घुमा कर भी दे देते हैं, उसके लिए हमें बुक की रिएक्टिविटी वाली सीरीज याद करना होगी। बुक की रिएक्टिविटी वाली सीरीज में ये बता रखा है कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर सकता है। मैं इसको यहाँ पर बड़ी आसान से आपको याद रह जाए इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक तरफ हमने क्या किया कि एक हेल्दी पर्सन लिया और दूसरी तरफ हमने जो पर्सन लिया वो एकदम इस तरीके से लिया कि कह सकते हैं कोरोना पेशेंट है। अब ये कह दें कोरोना पेशेंट से इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये वीक है। तो ऑब्वियसली जब इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो विनर हमारे लिए वही होगा जो हेल्दी होगा। तो यहाँ पर भी यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा, वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को, लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पर भी वही होना है कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर, आयरन क्या करता है, उस सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस क्यों कर सकता है, तो उसका कारण है क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है। अभी मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मोर रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या कर देगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और कलर चेंज हो जाएगा। तो ब्लू कलर जो था स्टार्टिंग में सॉल्यूशंस का, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीनिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर Fe दे रखा है, यानी आयरन है, कॉपर सल्फेट दे रखा है, कॉपर को डिस्प्लेस किया और आयरन ने सल्फेट के साथ में सॉल्यूशंस बना लिया, तो कॉपर डिस्प्लेसेस कंडीशन डिस्प्लेस्ड हो गया और आयरन सल्फेट का एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी, अच्छा आपको एक चीज और मैं बताऊं कि एक बार एग्जाम में इस तरीके से भी आया था कि क्या होगा कि अगर हम कॉपर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, आगे प्रोडक्ट पूछा था कि प्रोडक्ट क्या बनना है, तो बच्चे ये बोलते हैं बोले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर, बड़ा सिंपल सा, बोले आयरन को हटाओ और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से लिख दो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से लिख दो, आयरन को बाहर कर दो, तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट बन गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा हेल्दी, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ पर के केस में हमारे लिए कॉपर लो रिएक्टिव एलिमेंट है और आयरन क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। तो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पर, इसलिए हम बोलेंगे नो चेंज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे कि नो चेंज का केस कौन सा बनता है, तो इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम आगे कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कौन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन रिड्यूस हो रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस के केस में अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो तरह की प्रोसेस होगी, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे से बात करते हैं कि नॉर्मली हम ये समझ लेते हैं कि जिसमें हमारे पास में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाए वो ऑक्सीडेशन है, जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए वो रिडक्शन हो गई। लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिएक्शंस में ऑक्सीजन दिखे,
तो फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बेसिस पर बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजों का जुड़ना ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव का निकलना वो क्या हो जाएगा हमारे लिए रिडक्शन हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए भी बात कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जो कैसे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर ऐड होंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, रिमूव होंगे तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही अगर हो रहे हैं तो रिएक्शन हमारे लिए रेडॉक्स में चली जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शंस में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, देखो क्या हो रहा है कि सोडियम के पास में ऑक्सीजन नहीं थी इन द बिगिनिंग। देखें सोडियम के पास में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना तो सोडियम के पास में ऑक्सीजन आ गई। तो हुआ क्या कि सोडियम के साथ में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, ऑक्सीजन ऐड हो रही, मतलब सोडियम हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। और दूसरा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो थी वो तो सोडियम के पास चली गई, मतलब उसने अपने आप को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, तो ऑक्सीजन रिडक्शन में चली गई। तो एक रिडक्शन में जा रहा है और दूसरा कहाँ चले जा रहा है, ऑक्सीडेशन में चले जा रहा है। नीचे देखें, नीचे और अच्छे से समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये इक्वेशंस, और ये आई है एग्जाम में। तो कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, कॉपर अलग हुआ, वाटर डेवलप हुआ। तो अब यहाँ पर समझे कि इन द बिगिनिंग हाइड्रोजन रिएक्टेंट में देखो कि हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब हाइड्रोजन की बात करते हैं प्रोडक्ट में तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन आ गई। तो देखिए कि ऑक्सीजन, कॉपर के पास वाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास में चली गई, मतलब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और दूसरा है कि कॉपर के पास में ऑक्सीजन थी पहले, लेकिन बाद में क्या हो गई, हट गई। अब बाद में कॉपर के पास में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर रिडक्शन प्रोसेस में चले गया क्योंकि उसके पास में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूं कि जो मैं इसलिए आप लोगों को बोला क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए क्लियर होना जरूरी है। इस तरह से अगर हम वीडियोस को लेते चले जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियोस बन जाएगी। इवन देन अगर आपको टॉपिक से या चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट्स होता तो आप बिल्कुल हम लोगों को फॉलो करें और उस चीज़ को हमको शेयर करें, हम लोग उसका सॉल्यूशन जरूर लेकर आएंगे। तो हाइड्रोजन आप देखें यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीडाइज हुई। कॉपर ऑक्साइड्स क्या हुआ हमारे लिए, रिड्यूस हुआ। कॉपर ऑक्साइड हमारे लिए रिडक्शन प्रोसेस में गया। तो आप ये चीज समझें कि कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस में गया, इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन सप्लाई किया। ये एक्चुअल में क्या है, इसने अपना ऑक्सीजन क्या किया, सप्लाई किया। तो एक्चुअल में ये ऑक्सीजन था इसके पास तो दे सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी को बोल रहे हैं ना जिसके पास ऑक्सीजन थी उसने दे दी, अवेलेबिलिटी थी ऑक्सीजन की, दे दी, रिडक्शन में चले गया। तो खुद रिड्यूस हो गया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, लेकिन अपना ऑक्सीजन दूसरे को दिया, इसलिए ये कहला रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो रही है इसकी, है ना, ये रिडक्शन प्रोसेस में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे जस्ट अपोजिट अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो वहां पर हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन है नहीं, जुड़ रही है उसके साथ में, बाद में आकर ऐड हो रही है। तो ये एक्चुअल में किस प्रोसेस में जा रहा है, इसकी प्रोसेस कहला रही है ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, लेकिन इसके पास में ऑक्सीजन थी नहीं ना, मतलब ये क्या हुआ एक्चुअल में, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग, ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, मतलब दूसरे की ऑक्सीजन ले सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट में चले जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे, जस्ट अपोजिट होगा, कंफ्यूजन बनता है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना कि जिससे ऑक्सीजन जुड़ रही है वो हमारे लिए ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, लेकिन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो अपने से जोड़ने की कैपेसिटी रख रहा है ऑक्सीजन को। दूसरा ये कि जिसके पास ऑक्सीजन थी वो उसने अपनी ऑक्सीजन दे दी, मतलब उसकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिडक्शन में जा रहा है वो, लेकिन सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन का, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। उसके पास में थी देना, वो अवेलेबिलिटी को आगे दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बैलेंस इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते आना चाहिए पहले तो, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। कैल्शियम को हम लेंगे कितना, 1 टाइम, और हाइड्रोक्साइड को लेंगे हम 2 टाइम।
तो आप देखें यहाँ पर कितने ही बच्चे गलती ये कर देते हैं कि इस तरीके से लिख देते हैं कि OH2, ये हो जाता है, गलत है। यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों का हमारे पास में 2 आना चाहिए, इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे लिए 2 हो गया। प्लस रिएक्शन हो रही है इसकी किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है। तो कन्वर्ट हो रहा है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइमस्टोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइमस्टोन है, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं, लाइमस्टोन, क्विक लाइम, स्लैग लाइम, ये सब समझ में आना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्लैग लाइम है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे लिए क्या है, लाइम स्टोन है, और क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो कन्वर्ट क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना और बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बैलेंस डी ऑलरेडी बैलेंस कर कर आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। मैंने मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियोस बनाई थी उसमें आपको बैलेंसिंग में बता रखा था कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम सारे लिख लो, कौन कौन से हैं, कैल्शियम है इसमें, ऑक्सीजन है इसमें, हाइड्रोजन है इसमें, कार्बन है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट में जो यहाँ रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट में, ऐसा तो होगा नहीं कि हमने लिया आटा था बना गुलाब जामुन दिए, है ना। तो जो होगा वही बनेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, होल ट्वाइस बोल रखा है तो 2, तो 2 और 2 यहाँ पर हो गए 4। हाइड्रोजन कितने हैं, होल ट्वाइस दे रखा है तो मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है। कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट में देख लो कैल्शियम, कैल्शियम 1 ही दिख रहा है, कार्बन, कार्बन हमारे पास में 1 ही है। ऑक्सीजन की बात कर ले तो 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, तो ऑलरेडी यहाँ पर भी 4 है। हाइड्रोजन कितने दिख ही रहे हैं हमारे पास में 2 होते हैं, तो वो दोनों तरफ सब ऑल ये सारी चीजें हमारे पास में एक दूसरे के कैसे हो गई, इक्वल हो गई, LHS इज इक्वल टू RHS, बैलेंस कंडीशंस हमारा, ठीक है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको उनके चार्जेस पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया किस तरीके से हमने देखा कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्जेस होता, तो ये +2 चार्जेस हुआ, हाइड्रोक्सिल पर +1 हमने 2 ले रखे तो 2 माइनस, तो ये सब मिलकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। याद रखना हमेशा, बार बार आप ये चीज आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगी। नेक्स्ट रखा जिंक सिल्वर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्टिंग इनटू द जिंक नाइट्रेट एंड द सिल्वर। फिर वही बात, जिंक, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। सिल्वर और नाइट्रेट यहाँ पर दे रखा है कन्वर्टिंग इनटू द सिल्वर जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर तो जिंक नाइट्रेट के साथ में आया, बैलेंसिंग कंडीशन में ही दिखाई दे रहा है, और सिल्वर में हमारे पास में 2 सिल्वर थे वो अलग हो गए, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम और दूसरा दे रखा है कॉपर क्लोराइड कन्वर्टिंग इनटू द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड द कॉपर। तो यहाँ भी ये समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड को फिर वही लिख कर देख लो कि कॉपर के ऊपर कितने चार्जेस होते हैं, क्लोरीन के ऊपर कितने चार्जेस होते हैं, 2 चार्जेस प्लस 1, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। कॉपर को 1 टाइम लो, क्लोरीन को 2 टाइम लो, तो अगर लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे CuCl2, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ जितने भी बढ़ाना है वो मॉलिक्यूलर नंबर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम एटम बढ़ाते हैं, फिर पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ बढ़ाना होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास में 2 है यहाँ पर, और कन्वर्ट करना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड करने के लिए क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्जेस होते हैं, क्लोरीन पर -1, तो ये 3 है, ये 1 है। एल्यूमिनियम को लेंगे 1 टाइम, क्लोरीन को लेंगे 3 टाइम, तो हम इस तरीके से लिखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। कॉपर हमने ले लिया। अब फिर उसके बाद बैलेंस कर दो सारी चीज़ों को, क्या बोले, एल्यूमिनियम हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर, कॉपर किस तरीके से कर सकते हैं, हमने सब सीख लिया। तो 2 3 मॉलिक्यूलर नंबर बढ़ा दिए, इधर एल्यूमिनियम को 2 कर दिया, कॉपर को 3 कर दिया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट आता है क्या, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस में आती है एक्चुअल में। कितनी बार बेरियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट ना देते हैं, सोडियम सल्फेट दे देते हैं, तो ये एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आती है। हम चैप्टर के लास्ट में हम एक्सप्लेनेशंस लेंगे सारे टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस का, वहां पर वो एडिशनल पॉइंट्स हैं, तो वहां पर ये समझ में आ जाएगा। बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट कन्वर्टिंग इनटू द बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। देखो कि बेरियम क्लोराइड, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था बेरियम पर 2 चार्जेस होते हैं, क्लोरीन पर 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को 2 टाइम्स लेंगे, बेरियम को 1 टाइम लेंगे, तो बेरियम क्लोराइड हो गया। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम पर कितने चार्जेस होते हैं, पोटेशियम पर +1 चार्जेस होता है। सल्फेट के ऊपर कितने चार्जेस होते हैं, 2 माइनस चार्जेस होते हैं, तो ये 1 ये 2। पोटेशियम को 2 टाइम लेंगे, सल्फेट को 1 टाइम लेंगे, तो पोटेशियम को हमने 2 टाइम लिया, सल्फेट को पूरे को हमने 1 टाइम लिया। अब 1 टाइम के लिए हमें पूरा ब्रैकेट लगाकर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम उसको नॉर्मली भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर 1 से ज्यादा क्वांटिटी है तो पूरा ब्रैकेट लगाकर होल ट्वाइस होल थ्राइस इस तरह से करना पड़ता है।
तो अब देखिए वहां पर बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, सल्फेट के ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्जेस, दोनों ही इक्वल हैं, शुड बी इक्वल टू 0, तो ये सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स एटम मॉलिक्यूल बना दिया। इन द सेम वे पोटेशियम भी डबल था, क्लोरीन भी डबल था, तो पोटेशियम क्लोराइड डेवलप हो गया, दोनों ही सिंगल सिंगल चार्जेस वाले। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को करना ही करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ जाए कि रेस्पिरेशन को हम क्यों कंसिडर करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं इसको बड़ा अच्छे से समझाता हूँ आपको कि रेस्पिरेशन हमारे लिए एक्सोथर्मिक, एक्सो और एंडो का कॉन्सेप्ट बनता है कि एक्सो आपको याद होगा या आपको पता होगा कि एग्जिट हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जिट होना, किसी भी जगह से एग्जिट होना, बाहर होना, वहीं से याद रख सकते हैं हम लोग एक्सो, एक्सो मतलब निकलना। और थर्मिक, थर्मिक की बात करते हैं हम लोग, टेम्परेचर से रिलेटेड है, थर्मल एनर्जी ये हम बोल सकते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं, और टेम्परेचर हो गया ये हमारे लिए काइंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें एनर्जी एग्जिट हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एक्सोथर्मिक हो गई। इसका जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं क्या, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होगा कि एनर्जी जनरली, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी तो वो क्या कहलाएगा, जनरली एंडोथर्मिक का केस जाएगा। यहाँ पर रेस्पिरेशन हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक क्यों है, तो आप देखो सबसे पहली बात कि हम खाना खाते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं, विदाउट द फूड वी कैन सर्वाइव, है ना। जनरली बहुत सारे लोग 6th 7th में ऐसा क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की जरूरत क्यों है ना। तो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हमें खाना जरूरी है, जिससे हमें एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज मिला। नॉर्मली बहुत सारे लोग स्वाद के लिए खाते हैं ना, तो स्वाद के लिए नहीं खाना हमको, हमारे सर्वाइविंग के लिए खाना है। हमारी बॉडी का ध्यान रखना जरूरी है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, उससे हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है, या फिर वो हमारे लिए गुड फैट है, बैड फैट है, हमारा फायदा है उसे खाने में, नुकसान है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए अगर हम साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं तो बॉडी तो हमारी खुद की है, किराए की है नहीं, सिंपल सी बात है ना। बॉडी हमारी खुद की, ऐसा तो नहीं कि भाई चलो खराब हो गई तो दूसरी जमा कर देंगे, टेंट हाउस से दूसरी लेकर आ जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हम खाने में अच्छी चीज़ें खाएं। तो खाने से हमें मिला ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ग्लूकोज खा लिया हमने, कहीं जो भी फूड खाया उससे हमें ग्लूकोज मिला। अब वो ग्लूकोज एनर्जी मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी नहीं दे देगा हमको, क्यों, अभी तो सर आपने बोला था खाने से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ ये समझना है कि खाने से हमें केवल एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब उस मॉलिक्यूल को से एनर्जी ऑब्टेन करना है अगर हमें, तो हमें ब्रीदिंग करना पड़ेगी, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में भी डिफरेंस समझ लो। ब्रीदिंग मतलब केवल क्या हो गया कि एयर को अंदर लिया, एयर को बाहर निकाला, ये ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन हम बोलते हैं कि एयर को अंदर लिया, वहां से ऑक्सीजन उठाई और ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक गई जहां पर एनर्जी की जरूरत थी, उसने ग्लूकोज के साथ में कॉम्बिनेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वाटर बनाया और एनर्जी रिलीज करी। ये पूरी प्रोसेस, ये पूरा पथ हमारे लिए रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग केवल सांस लेना बाहर लेना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे स्टेथोस्कोप लगाकर बोलता है चलो सांस लो, तो हम करते हैं, तो वो हमारे लिए ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन में अगर बात करते हैं तो टिल द एनर्जी, जब तक कि हमने ऑक्सीजन ली और एनर्जी ब्रेक ना हो जाए, वहां तक की पूरी प्रोसेस हमारे लिए रेस्पिरेशन कहलाती है। तो ग्लूकोज को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन करना है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, हमने ऑक्सीजन अंदर ली, उसके बाद वहां पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का तो कॉन्सेप्ट सबको पता होता है कि हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर का समझ में नहीं आता, बोले सर ये वाटर तो हमको दिखता नहीं, ये कैसे बाहर, आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में ज्यादातर हम, हमारे मुंह से एक वेपोराइजेशन निकलना, धुआं लाइक स्ट्रक्चर निकलना शुरू होता है, ठीक है। नॉर्मली भी होता है, आप लोग देखेंगे, जरूर थोड़ा ना कि ठंड में ही होता है, गर्मी में भी हम देखते हैं कोई चश्मा साफ करता है तो क्या करता है, अपने अंदर से वेपर्स को बाहर निकालता है ना, हाँ करके। तो वो कहाँ, अंदर कोई भट्टी थोड़ी ना लगा रखी है हम लोगों ने कि वही अंदर पानी उबल रहा है और बाहर निकल रहा है। ये रेस्पिरेशन का रिजल्ट है जिसमें हमें वाटर मिल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे लिए बाई प्रोडक्ट हो गए, हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। मेन प्रोडक्ट जो बना वो हमारे लिए एनर्जी, जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और फंक्शंस करती है। तो आप देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में एनर्जी आ रही है, प्रोडक्ट में आ रही है मतलब एनर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, मतलब एनर्जी निकल रही है,
एनर्जी आ रही है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं जनरली क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है राइट वन इक्वेशंस ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सॉरी, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी पर अगर बात करते हैं तो देखो उन्होंने बोला इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पर क्या है हमारे लिए, रिएक्शंस ऐसी देना है, एक इक्वेशंस लिखना है हमको जिसमें कि क्या डिकम्पोजिशन हो रहा, कोई सा मॉलिक्यूल टूट रहा और टूटने के बाद में वो हमें लाइट दे या फिर हीट हमें दे दे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में हमें मिल जाए। तो आप यहाँ पर समझें कि कैल्शियम कार्बोनेट, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है हमारे लिए, लाइमस्टोन है। क्या है, लाइमस्टोन। इसको हमने हिट किया मतलब हम यूँ कह रहे हैं कि हीट देने पर एनर्जी देना पड़ रही है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी देना पड़ रही है। हीट दे रहे हैं मतलब क्या, एक्चुअल में काइंड ऑफ एनर्जी हीट, तो एनर्जी देना पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हुआ किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, टूट गया ना, टूट गया मतलब क्या होगा, डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में शामिल हो गया। डिकम्पोजिशन में हम डेफिनेशन में इस तरीके से, हालांकि नीचे आएगी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रखी है। तो सिंगल मॉलिक्यूल हमारे लिए कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो अलग अलग मॉलिक्यूल डेवलप कर रहा है, तो ये हमारे लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ ऑयली एंड द फैटी फूड आइटम्स। हम कितनी ही बार देखते हैं घर पर कोई सा खाना बना है या कोई सा फूड आइटम अच्छा है या नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, कहीं बाहर गए हैं देखने के लिए, तो हम उसकी स्मेल लेते हैं कि कैसी उसकी जो ऑर्डर है वो कैसा आ रहा है, उसकी जो खुशबू आ रही है वो कैसी आ रही है, ईटेबल है या नहीं है, वो खराब तो नहीं हो गया। तो हम वहाँ से स्मेल कर कर पहचानते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, हमारी बॉडी में जनरली सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द चेंज इन द टेस्ट और स्मेल में चेंज क्यों हो जाता है फूड आइटम्स का। उसका कारण केवल ये है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाती है, फूड हमारा रेंसिड हो जाता है। बुक में एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है ये बताएं। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई सा पैक्ड आइटम लेकर आ रहे हैं हम लोग, जैसे चाहे कुरकुरे हो गए, वेफर्स हो गए, है ना, चिप्स आइटम्स वाला हो गया, आप देखते हैं कि उनकी जो पैकिंग होती है उसमें पैकेट में हवा भर दी जाती है, एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है उसमें। वो गैस फिल करने के पीछे रीजन ये है कि वहां से ऑक्सीजन को स्केप करना है, क्योंकि हम बोलते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि जहां पर भी खाली जगह है, खाली जगह यानी वैक्यूम है, वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब जब ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो उस फूड आइटम के साथ में मिलकर उस फूड आइटम को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगी। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई तो वो फूड क्या हो जाएगा, हमारे लिए खराब हो जाएगा। पैक्ड आइटम हमारे लिए लंबे समय तक रख सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। आप देखते हैं कि एमएफजी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उस पर लिखा हुआ रहता है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है, स्पेशली चेक करना चाहिए हमें। तो वो एक्सपायरी डेट है, ये 2 से 3 महीने के लिए रख दिया गया आइटम्स या 6 महीने के लिए रख दिया गया, क्यों, क्योंकि उसमें वहां से ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई, उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगी, तो वो क्या होगा, ज्यादा लंबे समय तक के रखा जा सकता है, खराब होने से रोका जा सकता है, यानी उसमें रेंसिडिटी नहीं हो पा रही। तो रेंसिडिटी उसी को बोलेंगे जब ऑक्सीडेशन हो गया किसी फूड में। तो ये हमें समझ में आ जाए, ऑक्सीडेशन के कारण जनरली वो रेंसिड हो गया, फूड स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, वो क्या करेगा, स्मेल करने लगेगा, और फिर फैटी फूड आइटम्स या ऑयली फूड आइटम्स अगर हमारे लिए, तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा। वाई डू द सिल्वर एंड गोल्ड आइटम्स नॉट कोरोड। ओके, अब देखो यहाँ पर समझना ये है, नॉट कोरोड 100% नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि जो भी मेटल होते हैं, जो भी मेटल होते हैं, मेटल में जनरली क्या होता है कि रस्टिंग प्रोसेस होती है। रस्टिंग प्रोसेस मतलब जिसको हम कोरोजन बोल रहे हैं, जंग लगने की प्रोसेस होती है। अब वो बात अलग है कि किसी में स्लो प्रोसेस है, किसी में फास्ट है, एकदम तत्काल रस्टिंग प्रोसेस। जैसे आयरन की बात करते हैं तो बारिश के समय में जैसे ही मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आया वो, तो उसमें क्या हो गया, जंग लग गया, कोरोजन प्रोसेस हो गई। सोना तो हमको नदी में ही मिल रहा है, पानी में ही मिल रहा है, नहीं हो रहा है। सिल्वर आपको ध्यान होगा या आपने देखा होगा कि हम अंगूठी पहनते हैं तो काली हो जाती, ब्राउनिश कलर, ग्रीनिश कलर डेवलप हो जाता है, उसमें पाइजब होगा,
है ना, तो ये ग्रीनिश कलर में आ जाता है। ग्रीनिश कलर में आ जाता है मतलब क्या, कहीं ना कहीं कोरोजन हुआ। सुनार के पास में लेकर जाएंगे, सुनार क्या करेगा, उसको एसिड में या फिर और किसी उसमें चीज को डालकर उसकी अपर लेयर, जो कोरोजन की ऊपर की जो लेयर है वो खत्म कर देगा। और खत्म कर देगा तो वापस वापस वो क्या होने लगेगी, चमकने लगेगी, वापस नई जैसी हो जाएगी। हमको लगता है नहीं हो गई, वो ऊपर की लेयर हटा दी, वजन कम कर दिया उसने। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि नॉट कोरोड यहाँ पर इसलिए कंसिडर कर लिया गया कि एज कंपेरिजन टू द अदर मेटल, ये इनकी रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी कम है मतलब ये इजीली, ये क्या नेचर में ओपनली मिल जाता है। तो रिएक्टिविटी कम है तो इजीली क्या हो जाएंगे, जनरली ये रिएक्शन में प्रोसेस में नहीं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस वगैरह नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या करेंगे, जनरली कोरोजन प्रोसेस कम करेंगे। तो इतनी कम करते हैं कि न के बराबर, तो इसको बोल दिया नॉट कोरोड। ठीक है, तो बिकॉज द सिल्वर एंड गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कोरोजन प्रोसेस में नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या था कि बेरियम क्लोराइड ले लिया हमने, ऐसे ही सोडियम सल्फेट ले लिया, कन्वर्टिंग इनटू द बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर क्लोरीन आयन है, यहाँ पर सल्फेट आयन है, ये इधर चले गया बेरियम के पास में, ये इधर सोडियम के पास में आ गया। एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है ना, कि भैया मेरा आयन तुम ले लो, तुम्हारा आयन मुझे दे दो। दो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक आयन क्लोरीन हो गया, एक आयन सल्फेट हो गया, तो डबल आयन डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हैं, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। लो आ गया क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर समझाया। कोरोजन किसे बोल रहे हैं और रेंसिडिटी किसे बोल रहे हैं। कोरोजन क्या है, काइंड ऑफ द प्रोसेस वेयर द मेटल रिएक्ट विद द एयर, मॉइस्चर और द केमिकल्स। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, खत्म होगा। आप देखो लोहे का दरवाजा अगर है या लोहे की चेयर है, धीरे धीरे क्या होगा, रस्टिंग प्रोसेस में जाएगा, जंग लगते लगते दरवाजा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर ध्यान नहीं रखेंगे उसका तो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मेटल को डिस्ट्रॉय करते हैं, मेटल खा जाते हैं जनरली। ठीक है, रस्टिंग प्रोसेस होगी, तो ये हमारे लिए कोरोजन हो गया। जैसे एग्जांपल भी वही दिया हुआ था, आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म द रस्ट, रस्ट बना दिया। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जरूर लिखना, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अगर आप केमिकल इक्वेशन के साथ में अपना आंसर दोगे तो बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। बच्चे यही करते हैं कि थ्योरेटिकल रट्टा मार लेते हैं, रटना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ कर करोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने अपना चैनल शुरू ही इसलिए किया है क्योंकि मैंने इतने बच्चे देखे हैं, जितने जिन हर किसी का एक यही चीज होता है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री बड़ी टफ है, केमिस्ट्री बड़ी टफ है ना। बच्चे शायरी भी बोलने लग जाते हैं कि बोले केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में रटी सुबह सफा। तो वो सफा नहीं हो, है ना, इस चीज का ध्यान रखना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज समझ लें कि आयरन और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, तो वो मॉइस्चर हो गया हमारे लिए, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द एयर हो गई। एयर में जितनी ज्यादा मॉइस्चर होगी उतना ज्यादा रस्टिंग प्रोसेस होगी, तो इसलिए बारिश के समय में ज्यादा रस्टिंग प्रोसेस देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है। फिर सेकंड आता है ठंड के टाइम में, फिर आता है गर्मियों में, तो गर्मियों में तो न के बराबर रस्टिंग प्रोसेस होती है क्योंकि मॉइस्चर कम होगी। तो आयरन यहाँ पर रस्टिंग प्रोसेस में गया और उसने क्या बना दिया, रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला है, रस्ट आयरन के लिए Fe2O3 इंटू XH2। एक्स मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एक्स कंसिडर कर रखा है। ठीक है, तो ये रस्टिंग प्रोसेस है। रेंसिडिटी क्या अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फेट्स इन द फूड, फूड को या ऑयली फैट या फूड आइटम्स है तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई, तो क्या हो गया, खराब हो गया हमारे लिए, स्पॉइल हो गया, उसके टेस्ट स्मेल सब चेंज हो गए, तो बैड स्मेल और बैड टेस्ट देगा, यही हमारे लिए रेंसिडिटी है। जैसे एग्जांपल दे रखा, बटर केप्ट इन द लॉन्ग टाइम बिकॉज द बटर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम बिकम्स रेंसिड। बटर को हम लंबे समय तक के अगर रख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो गया। आपने अचार का एग्जांपल लो यहाँ पर, पिकल में आपने देखा होगा, पिकल सभी को खाते हैं ना, सब पिकल सब खाते हैं, सभी को नहीं खाते हैं, पिकल सब खाते हैं। तो पिकल की अगर बात करते हैं, अचार की बात करते हैं, तो हमने देखा होगा कि घर में जो अचार की बरनी होती है, जो बॉटल्स होती है, उसमें ऑयल ऊपर तक के तैरता है, ऑयल को ऊपर तक रखते हैं। उसका कारण क्या है कि अगर ऑयल कम हुआ और अचार की जो स्लाइस है, जो हमारे लिए मैंगो स्लाइस है, जो अचार की चीर है, वो अगर ऊपर आने लगी तो उस पर व्हाइट कलर की लेयर्स जमा हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं फफूंद, जमा होगी।
क्यों जमा हो गई? रेंसिड हो गया, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। तो इसलिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर, दूसरा ये कि उसके ऊपर ऑयल ऑयल की एक लेयर जमाते हैं ताकि क्या हो, एक ब्रेकिंग बन जाए, एक ऑक्सीजन सप्लाई टूट जाए ताकि रेंसिडिटी ना हो। हम दूसरे मेटल पे भी क्या करते हैं जनरली, ऑयल की लेयर चढ़ा देते हैं, पेंटिंग कर दी, वार्निशिंग कर दी, है ना, गैल्वेनाइजेशन कर दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ग्रीसिंग कर दिया। तो हमने क्या किया एक्चुअल में, मेटल और एयर के मॉइस्चर ऑक्सीजन के कांटेक्ट को बनने से रोक दिया, बीच में एक लेयर लगा दी, टांग अड़ाने वाला रख दिया, तो दोनों मिल ही नहीं पा रहे हैं, रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगी। यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट है व्हाट इज डिकम्पोजिशन। ये भी एक काइंड ऑफ द रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन अभी मैंने ऊपर समझाया था, चीजों का टूटना, और यही एग्जाम्पल भी था, देखो यही एग्जाम्पल भी था हमारे पास में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच द कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू द टू और मोर्स। अब वो डिपेंड करता है कौन सा रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है कि कितने कंपाउंड बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा, क्या बनेगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब हम ये बात करें कि कंपाउंड्स हो रहा है क्या, ब्रेक डाउन, टूट रहा है, रिएक्टेंट में हमारा जो कंपाउंड था वो टूट कर हमारे लिए दो अलग अलग सब्सटेंसेस बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन तभी होगी जब हम हीट या फिर बाहर से एनर्जी दे रहे हैं किसी चीज को, बड़ा बड़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की होगी, एनर्जी देना पड़ेगी। हमने ऊपर रिएक्शंस में देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे, हीट दे रहे थे, तब जाकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अभी मैंने आपको ऊपर समझाई। एक्सो एक्सो से हम बोल रहे हैं क्या, एनर्जी निकल रही है, एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हो जाएगी जिसमें हीट, हीट मतलब याद रखें, हीट हमारे लिए एक काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है, हीट हमारे लिए एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम एक्सोथर्मिक में बात कर लेंगे। आप देखें यहाँ पर एक्सो में हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि मीथेन को हमने ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट किया, क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना और हीट जनरेट हो गई, क्या हुआ इसमें, एनर्जी रिलीज हो रही। आप ग्लूकोज वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, जो रेस्पिरेशन वाला हमने कंसीडर किया, रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो एग्जांपल को यहाँ पर डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी देना पड़ेगी। अभी जो अपनों ऊपर मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक 3 बार आ गई, देखो ये एक अकेली इक्वेशन 3 बार आ गई, एक बार इक्वेशन करी, समझ लिया कॉन्सेप्ट को, तीनों जगह इस्तेमाल कर लिया। तो रिएक्शंस हमारे लिए क्या हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट हमने इसको हीट दे दी, हीट देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मतलब हीट यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में यूज हो रही है, कहाँ यूज हो रही है, रिएक्टेंट में। यहाँ पर जो हीट आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, प्रोडक्ट में आ रही है, प्रोडक्ट में आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर हीट एनर्जी लग रही है मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, तो निकल रही है मतलब एक्सोथर्मिक, लग रही है मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही है, बस एक हो रहा है तो डिस्प्लेस हो रहा है, दो हो रहा है तो डबल हो रहा है ना। क्या समझना है इसमें, डबल मतलब दो हो गए, सिंगल है मतलब डिस्प्लेस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेस तो तभी करेगा, मैंने ऊपर हेल्दी वीक का एग्जांपल आपको समझाया है कि कौन ज्यादा हेल्दी रहेगा, यानी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा रिएक्टिविटी वाला लो रिएक्टिविटी वालों को बाहर कर देगा। तो यहाँ बोल रहा है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहला रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या किया, कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक एग्जांपल वही है, देखो ऊपर से जो हमने समझा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या कर देगा, कॉपर की जगह ले लेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर हो गया, तो ये हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में बड़ा सिंपल सा देखो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको कि इन विच टू डिफरेंट एटम्स, कितने कितने या कितने बोलो जल्दी से, टू। तो टू डिफरेंट एटम्स की बात करती है यहाँ पर कि दो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, दो ग्रुप्स ऑफ एटम्स एक्सचेंज हो रहे हैं, टू डिफरेंट एटम्स एक्सचेंज हो रहे हैं, दो चीजें एक साथ एक्सचेंज हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यही एग्जांपल मैंने अभी आपको लिख कर बताया था ऊपर कि सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पर सल्फेट बेरियम के पास में आ गया, क्लोरीन सोडियम के पास में चले गया, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गए, दो चीजें एक्सचेंज हो रही है, सल्फेट उधर गया, क्लोरीन इधर आया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल चीज हो रही है ना, डबल आयन एक्सचेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है व्हाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो लिखने की रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और रटना तो है ही नहीं, साइंस है भैया, हमारा हमारी लाइफ की चीजें हैं ये सारी चीजें जो हमारी लाइफ में होती रहती, ठीक है। कोई और चीजें होगी जो हमें याद करने की हो सकती है, बाकी साइंस को तो याद नहीं किया जा सकता, साइंस को समझ लिया
तो लिख दो, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमको समझ में आना चाहिए। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ए रिएक्टेंट था, दूसरा रिएक्टेंट बी था, दोनों मिलकर ए बी बना दिए। देखो दो चीजें मिलकर एक हो गई, कॉम्बिनेशन हो गया। इसका जस्ट अपोजिट मैंने कहा क्या, ए बी था, इसको मैंने हिट दे दी, तोड़कर अलग अलग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अलग अलग कर दिए, यानी जिनसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला जाता है, जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। नया नया पार्टिकल तो निकाल कर देगा नहीं, है ना। मैंने उदाहरण भी दिया था आपको कि आटा है, गुलाब जामुन तो बनाओगे नहीं, तो गुलाब जामुन को तोड़ोगे तो आटा भी नहीं बनेगा। तो यही चीज है कि यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन है, तो इसका जस्ट उल्टा करा तो डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो वही चीज है कि इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म द सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जुड़कर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, ये हमारे लिए कॉम्बिनेशन हो गई। वहीं पर डिकम्पोजिशन की अगर बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, वन सब्सटेंस रहेगा जो कि ब्रेकडाउन होगा किसमें, टू और मोर सब्सटेंस। पहले वाले केस में बना रहे हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पर एक टूट रहा है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राइट डाउन द रिएक्शंस यूज्ड व्हाइल इन द व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग मतलब हम बोल रहे हैं पहले के समय में होता था, अब तो बहुत सारी अलग अलग चीजें आ गई, पेंट्स वार्निशिंग वगैरह के अलग अलग तरह के आने लगे, अलग अलग कंपनियां आने लगी। पहले घरों पर चूने की पुताई होती थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइन, है ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्विक लाइन, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, आपको मैंने बता दिया है, पहले भी बता दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीजें याद रखेंगे। इसको बोलते हैं हम जनरली क्या, क्विक लाइन, क्विक लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग जनरली क्या, तो इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन। और ये क्या है, ये हमारे लिए क्या है, लाइम स्टोन है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स में दे देते हैं, इमेज द कॉलम में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ये सारी चीजें आ जाती है। तो क्विक लाइन रिएक्ट्स इन विद वाटर, स्लैग्ड लाइन ये था हमारे लिए, स्लैग्ड लाइन से रिएक्ट कर रहा है, क्विक लाइन क्या कर रहा है, स्लैग्ड लाइन से रिएक्शंस में जा रहा है, पानी के साथ नहीं, रुको, क्विक लाइन रिएक्ट्स विद वाटर, पानी से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, जनरली स्लैग्ड लाइन बना रहा है, ठीक है। क्विक लाइन पानी से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, स्लैग्ड लाइन बना रहा है, ठीक है। और यही स्लैग्ड लाइन फिर आगे जाकर क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं जनरली गिव्स द शाइनी फिनिशिंग, चमकदार चीजें हमको देखने को मिलती है जब चूने की पुताई करते हैं, तो चमकता हुआ मकान की बिल्डिंग वगैरह, या फिर जो हम पहले के समय में जो पुताई करते थे चमकता हुआ दिखाई देता था। तो आप देखें सारी चीजें यहीं पर आ गई कि फर्स्ट केस में कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या किया, वाटर के साथ में रिएक्ट किया, डेवलप क्या कर दिया, स्लैग्ड लाइन डेवलप कर दिया, ठीक है। स्लैग्ड लाइन डेवलपमेंट यहां पर हो गया। देन फिर यही स्लैग्ड लाइन आगे क्या कर रहा है, यही स्लैग्ड लाइन आगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और क्या बना दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना दे रहा है, और बाई प्रोडक्ट वाटर यहाँ पर रिलीज हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। फॉलोइंग टर्म्स विद द एग्जांपल, ऑक्सीडेशन किसको बोल रहे हैं, रिडक्शन किसको बोल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन अभी अपनों ने ऊपर समझा, रिएक्शन सब्सटेंस गेन द ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं लॉसेस हाइड्रोजन, जिसमें से हाइड्रोजन निकल रही है। और मैंने आपको ये चीज यूं भी समझाई थी कि जरूरी नहीं कि वहां पर हमें ऑक्सीजन दिखाई दे, है ना। कॉन्सेप्ट को हमें यूं भी समझ में आना चाहिए, ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव अगर ऐड हो रहा है तो वो हमारे लिए कैसी हो गई, रिडक्शन प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। इसको जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं क्या, कि अगर हम यहां पर कह दें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर रिमूव हो रहा है तो वो क्या हो गया हमारे लिए, रिडक्शन है, ठीक है। तो ऐड बोलो या रिमूव बोलो, तो यहाँ पर बोला गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब नेगेटिव का जुड़ना, पॉजिटिव का निकलना।
दोनों ही ऑक्सीडेशन है। देखो मैग्नीशियम अकेला था, ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये एग्जांपल आपको मैग्नीशियम रिबन के क्वेश्चंस में भी बनता है कि क्यों हम उसको बर्निंग करने से पहले उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग, तो उसका एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए, उसकी इक्वेशन है कि मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है जो कि बर्निंग प्रोसेस को रोक देती है, इसलिए उसको जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर जमा हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, जो परत है, वो हट जाए। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी उसकी। रिडक्शंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस क्या करेगा, लॉस कर रहा ऑक्सीजन, वहां गेन कर रहा था ऑक्सीडेशन में, यहाँ लॉस करेगा। हाइड्रोजन गेन करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को गेन करेगा, यही मैंने आपको यहाँ पर बताया। रिडक्शन है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन है, तो देखो कॉपर के पास में से ऑक्सीजन चली गई, मतलब कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। लेकिन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन नहीं थी, हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन आ गई, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ और वाटर बना, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ और वाटर बना। हाइड्रोजन किस में गया, ऑक्सीडेशन में, और कॉपर ऑक्साइड किस में गया, रिडक्शन में गया, क्योंकि इसके पास की ऑक्सीजन रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन रेडॉक्स कहला रही, क्योंकि यहाँ पर दोनों हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन आ गया कोरोजन और रेंसिडिटी का। हमें अभी समझा कि कोरोजन हमारे लिए स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द रिएक्शंस ऑफ एयर एंड द मॉइस्चर है, ये कोरोजन कहला रहा है। इसका एग्जांपल दे रखा है कि आयरन हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आयरन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। रस्ट का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था कि इसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट्स की अगर बात कर दें तो वो हम फूड आइटम्स में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रेंसिडिटी कहला रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं खाने को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन दे रखी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस करते हमको आना चाहिए। केमिकल इक्वेशन इज द बैलेंस व्हेन द नंबर ऑफ एटम, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों तरफ के एटम बराबर कर लो, बराबर हो गए मतलब बैलेंस हो गया। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम बोथ साइड, बोथ साइड से मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। इट शुड बी बैलेंस्ड टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मैंने एक वीडियो स्पेशल इसी चीज पर बनाई है, अगर नहीं है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को जाकर देख लें। बहुत अच्छे से समझाया है और आसान सी भाषा में समझाया, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास किसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पर समझा रखा है। नेक्स्ट है व्हाई शुड, दो अभी क्वेश्चंस बोला और क्वेश्चंस आ गया। देखो आपको बस केवल आपको विश्वास करना है, थोड़ा सा विश्वास कर लिया और थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपका अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा अगर आपने मेहनत मेरे अकॉर्डिंग की है तो। देखो व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द बर्निंग, जलाने से पहले क्यों करना चाहिए, इसकी इक्वेशंस ऊपर देखी अपनों ने। मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पर बना रहा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वही डायटोमिक फॉर्म है इसलिए हमने इसको डबल लेकर लिखा था। तो मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने बताया मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एक लेयर बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि उसको जलने से रोकेगी, मतलब उसकी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। तो प्रोटेक्टिव लेयर को हमको हटाना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रॉपरली क्या होगा, जला जला सकेंगे, वो प्रॉपरली ब्राइट फ्लेम देगा। वाई आर द चिप्स पैकेट फ्लश विद द नाइट्रोजन, ये भी अभी समझा है रेंसिडिटी का, कि पैकेट्स मोटे मोटे दिखाई देते हैं, एक्चुअल में बेवकूफ बना देते हैं। इतना बड़ा पैकेट, निचले से अंदर थोड़ा सा छोटा सा आइटम, तो वो नाइट्रोजन गैस फ्लश्ड कर दी जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ऑक्सीजन अगर होगी तो रेंसिडिटी हो जाएगी, जल्दी प्रोसेस हो जाएगी ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन फूड आइटम के साथ में रिएक्शंस नहीं शो करेगी, इसलिए उसकी रेंसिडिटी नाइट्रोजन के कारण नहीं होती, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण होती है। ठीक है, तो चिप्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड द फैट्स, ये जनरली क्या करेगा, प्रिवेंट्स करेगा रेंसिडिटी को। कीप द चिप्स फ्रेश, जो भी फूड आइटम्स है, चिप्स आइटम है, वो हमारे लिए फ्रेश होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये चैप्टर्स के। ये क्वेश्चंस तो आप अच्छे से कर लो, रटना नहीं है। 1, 2, 5, 10 बार वीडियोस को देख लो, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी कोई सा डाउट रह जा रहा है, आप कमेंट्स करो, आप हमें बताओ, मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए, इतना हमें करना ही करना है। ठीक है, अब देखो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हम समझ लेते हैं कि क्या है हमारे पास में, टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस क्या क्या है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस भी बने हुए रहते हैं। कॉम्बिनेशंस का भी अपनों ने समझा। कॉम्बिनेशंस में क्या हो रहा है कि रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ में रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना,
क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइन बना, मतलब ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, तो टूटना जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा अभी अपनों ने बोला था कि डिकम्पोजिशन अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमारे लिए कंपाउंड जो होगा ब्रेक डाउन होगा दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में। सिंपलर ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स था पहले रिएक्टेंट में, टूटकर सिंपल फॉर्म में आ गया, मतलब वो सिंपलर फॉर्म में आ गया, मतलब वो क्या हुआ, टूट गया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जिनसे मिलकर वो बना है उसमें वो टूट रहा है, ठीक है। इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड द एनर्जी टू फॉर्म द, इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत लगेगी, ब्रेक डाउन करना है तो हमें किसी न किसी तरह की एनर्जी की जरूरत लगेगी, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, डिकम्पोजिशन तभी होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है डिकम्पोजिशन का, अभी ये एग्जाम्पल हम पहले 3-4 बार देख चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, गर्म किया, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो ये क्या हुआ, जनरली डिकम्पोजिशन हुआ। अब ये हीट कर रहे हैं इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन कहला रहे हैं। ऐसे ही पानी जो लिक्विड है उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो रही है, गैसेस फॉर्म में आ गई, ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहलाया। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में हमने रख दिया तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गया, ये फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फोटॉन्स आ रहे हैं ना सनलाइट में, क्या हो रहे हैं, जनरली रेडिएशन है हमारे पास में फोटॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। इसाक न्यूटन ने बताया था, आइजैक न्यूटन जिसको बोलते हैं जनरली, उसने क्या बताया था कि लाइट ट्रेवल कर रहा है किस फॉर्म में, तो बंडल्स में, फोटोनिक बंडल के रूप में, तो वो बंडल्स के एनर्जी जनरली एनर्जी बंडल के रूप में आ रही है, वो फोटॉन्स है हमारे लिए, फोटोन के कारण जनरली डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो फोटोनिक, ठीक है। तो ये हमारे लिए लाइट कहला सकता है, सनलाइट, तो लाइट के लिए हम बोल रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और थर्मल एनर्जी दे रहे हैं मतलब उसको हम बोल रहे हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट दे रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट में भी दो तरह से, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। जिंक कॉपर का एग्जांपल ऊपर भी लिया आप लोगों ने, अच्छे से समझा है, ये वही आयरन नेल को डिप कर दिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, वही एग्जांपल है यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो जिंक क्या करेगा, कॉपर को बाहर कर देगा और खुद अपना सॉल्यूशन बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब दो आयन एक साथ इधर उधर जा रहे हैं, वो हमारे लिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो यहाँ पर क्लोरीन इधर आ गया, सल्फेट इधर चले गया, बेरियम क्लोराइड था बन गया बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट था बन गया सोडियम क्लोराइड, तो एक्सचेंज ऑफ टू आयंस हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस किसको बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन होता क्या है, precipitation reactions is a type of double displacement reactions in which an insoluble solid precipitate जिसको बोल रहे हैं वो बनता है। जैसे मैं precipitate के लिए आपको यूँ समझाऊं कि अगर हमने चौक को या चूने को पानी में घोला तो पूरी तरह से घुलेगा नहीं, कुछ अनडिजोल्व पार्टिकल्स बॉटम में बैठ जाएंगे, तो वही अनडिजोल्व पार्टिकल्स हम बोल रहे हैं कि भाई जब जो घुल नहीं रहे पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हुए ना, इनसॉल्युबल सॉलिड्स हम जिसको बोल रहे हैं वही प्रिसिपिटेट कहला रहा है। जैसे एग्जांपल क्या, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाया तो सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना, तो यहाँ पर व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन रहे हैं, मतलब ये क्या हमारे लिए अनडिजोल्व पार्ट हो गया जो कि डिजोल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो ये अनडिजोल्व पार्ट हो गया। ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शंस इन विच द सब्सटेंस गेन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये ऑक्सीडेशन हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी अपनों ने ऊपर एग्जांपल समझा। रिडक्शंस क्या हो रहा है, रिडक्शंस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया हमारे लिए, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है यहाँ पर, और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना, रिडक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड में और हाइड्रोजन में मैंने एग्जांपल दिया, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, इनमें दोनों चीजें हो रही, क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इसकी ऑक्सीजन निकल गई ना, इसकी ऑक्सीजन निकल गई मतलब ये रिडक्शन में आ गया। लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन बाद में ऑक्सीजन आ गई, मतलब हाइड्रोजन किस में जा रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जा रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, तो वो क्या कहला रही है, जनरली रेडॉक्स रिएक्शंस कहला रही, क्या कहला रही, रेडॉक्स रिएक्शंस कहला रही, ठीक है।
चलो ये आगे आएगी है। देखो एग्जांपल, रेडॉक्स रिएक्शंस किसको बोल रहे हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, वो हमारे लिए रेडॉक्स कहला रही है। एग्जांपल दे दिया कॉपर सल्फेट जिंक, तो सल्फेट हमारा जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक के पास में चले जाएगा, जिंक क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर हो गया। आप देखो कॉपर के पास में पहले ऑक्सीजन थी बाद में नहीं है, तो कॉपर हमारे लिए क्या हो गया, रिडक्शन प्रोसेस में चले गए। जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं थी बाद में आ गई, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया ना, ऑक्सीजन से मतलब यहाँ कहना चाह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फेट क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हो गया, जिसमें दोनों ही हो रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शंस में आ गया। ठीक है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल, एक्सोथर्मिक अभी ऊपर उन्होंने समझा, एक्सोथर्मिक किसको बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस हो गई जिसमें कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ये देखो कार्बन ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस द हीट एनर्जी। आप देखो आपकी जो कार हो गई, पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियां हो गई, वो फ्यूल्स वगैरह हम बर्न कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है तो हमें हीट देना पड़ेगा तब जाकर वो ब्रेक डाउन होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए जनरली हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखो आप ज्यादा इक्वेशंस नहीं है, ऐसा लग रहा है हर बार इक्वेशंस आ रही है, लेकिन एक ही तरह की इक्वेशंस को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा वेरिएशन इसका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस इतनी ही चीजें हमको करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस ये है कि अगर हमने शुरुआत से लेकर चलते रहे तो हम विद इन 15 to 20 डेज हमारे लिए पूरा साइंस के चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, बशर्त आपको बड़ी मेहनत से लगन से काम करना है। ठीक है, तो वही है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक में जाकर आपको वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। और वो 99 रुपीज़ का जो चार्जेस, वो नॉमिनल चार्जेस है, वो केवल एक मेंटेनेंस चार्जेस है जो कि आपको आपकी बोर्ड एग्जाम तक के आपको फ्री करेगा कि आप कभी भी हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, उसका आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वही इन द एंड, पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर, क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंट माइंड, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विद जहीर सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।